देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है रिज़र्वेशन सिस्टम को लेकर ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि रिज़र्वेशन पर हमेशा 2 तरह की बातें चलती रहती है। एक तरफ लोग कहते हैं इसे हटा देना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं ये आज भी ज़रूरी है। इवन इसको लेकर इंस्टाग्राम पर एक रिज़र्वेशन हटाओ मूवमेंट शुरू हो गया है, जो मात्र 4-5 दिनों में ही 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर गेन कर लिया है। ठीक वैसे ही जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने किया। तो आखिर सच क्या है? क्या भारत को सच में रिजर्वेशन हटाना चाहिए या इसमें सुधार की जरूरत है? इसी पर आज हम खुलकर और पूरी तरह न्यूट्रल होकर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमें बहुत पीछे जाना होगा, उस भारत में जहां इंसान की किस्मत उसकी मेहनत से नहीं, उसके जन्म से तय होती थी। देखिए, सदियों तक भारत में एक ऐसा सामाजिक ढांचा रहा जहां समाज को अलग अलग जातियों में बांट दिया गया था और हर जाति की किस्मत पहले से लिखी हुई थी। कोई पढ़ाई कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था, कोई मंदिर में जा सकता था, कोई मंदिर के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता था। कुछ समुदाय के लोगों को गांव के कुएं से पानी भरने की इजाजत नहीं थी क्योंकि माना जाता था कि उनका छूना ही पानी को अशुद्ध कर देगा। कुछ इलाके में तो हालात इतने बुरे थे कि इन समुदायों को अपने गले में एक बर्तन अटकाकर चलना पड़ता था ताकि उनका थूक जमीन पर ना गिरे, क्योंकि उनका थूक ही छूत फैला सकता था, ऐसा माना जाता था। स्कूलों में इन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था, कई बार क्लासरूम के अंदर नहीं, बाहर बरामदे में। ये कोई कहानी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट में दर्ज इतिहास है और इस इतिहास का सबसे बड़ा गवाह खुद वो इंसान था जिसने आगे चलकर भारत के संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर का बचपन भी इसी डिस्क्रिमिनेशन से होकर गुजरा। स्कूल में इन्हें बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था, कहा जाता था कि इन्हें पानी पीने के लिए भी टीचर या कोई ऊंची जाति का व्यक्ति दूर से ऊपर से पानी डालता था ताकि गिलास को हाथ ना लगाना पड़े। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ अपनी जाति की वजह से पानी के लिए तरसता था, वो आगे चलकर दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी हस्तियों में गिना गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां ली और भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। ईयर 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ शहर में अंबेडकर ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे इतिहास में महाड़ सत्याग्रह कहा जाता है। इसका मकसद सीधा था, गांव के एक पब्लिक तालाब से पानी पीने का अधिकार जो कानूनन तो सबके लिए खुला था लेकिन व्यवहार में सिर्फ ऊंची जातियों के लिए था। यही वो लड़ाई थी जिसने अंबेडकर को समझा दिया कि सिर्फ कानून बना देने से समाज नहीं बदलता जब तक कि उस कानून को लागू करने की ताकत भी ना दी जाए। अब सवाल ये उठता है, रिजर्वेशन लाया है क्यों गया? यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है, रिजर्वेशन गरीबी हटाने के लिए शुरू नहीं हुआ था। अगर गरीबी हटाना मकसद होता तो हर गरीब परिवार को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, इसका फायदा मिलता। रिजर्वेशन लाया गया था सदियों की उस सामाजिक बेइज्जती और भेदभाव को ठीक करने के लिए जो सिर्फ जन्म के आधार पर मिलती थी। जिस समाज में एक इंसान सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा पाता था क्योंकि उनकी जाति नीची मानी जाती थी, जिस समाज में गवर्नमेंट ऑफिस में कोई खास जाति के लोग दिखते ही नहीं थे, उस समाज में बराबरी लाने के लिए एक अफर्मेटिव एक्शन यानी पॉजिटिव इंटरवेंशन जरूरी समझा गया। आज़ादी से पहले भी इस मुद्दे पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा चुकी थी। 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड के नाम से एक फैसला दिया जिसमें दलित कम्युनिटी, जिन्हें उस वक्त डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, इनके लिए अलग से चुनावी सीट यानी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही गई। और अंबेडकर इसके फेवर में थे क्योंकि इनका मानना था कि इससे दलित कम्युनिटी को अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका मिलेगा। लेकिन महात्मा गांधी इसके सख्त खिलाफ थे क्योंकि इन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा और इसके लिए गांधी जी ने इसके विरुद्ध में हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच, अंबेडकर और गांधी जी के बीच, एक एग्रीमेंट हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसमें सेपरेट इलेक्शन की जगह ज्वाइंट इलेक्शन में ही दलितों के लिए सीटें रिजर्व करने की सिस्टम बनी और यहीं से भारत में रिजर्वेशन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की नींव पड़ी। आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बनाने का काम शुरू हुआ तो अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के कंधों पर थी। और यहीं पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक ऐसी बहस हुई जिसने आने वाले 75 साल तक भारत की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को अफेक्ट किया। हुआ क्या कि 30 नवंबर 1948 के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 10, जो आगे चलकर आर्टिकल 16 बना, यानी गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार, इस पर बहस चल रही थी। कुछ मेंबर्स ने सवाल उठाया कि अगर सबको बराबरी का हक है तो फिर किसी खास कम्युनिटी के लिए अलग से सीट रखना बराबरी के खिलाफ नहीं है क्या? तो इस पर अंबेडकर जी का जवाब बेहद गहरा था। इन्होंने माना कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कागज पर बराबरी का हक देने से कुछ नहीं बदलता अगर सदियों से कुछ कम्युनिटी उस दौड़ में शामिल ही नहीं हो पाए। इन्होंने एक बहुत सीधी सी बात कही, अगर आप किसी दौड़ में कुछ रनर्स को सदियों तक स्टार्टिंग लाइन से सैकड़ों मीटर पीछे बांधे रखे और फिर अचानक कहे कि अब दौड़ शुरू करो, सबके लिए बराबर मौका है, तो क्या ये सच में बराबरी होगी? अंबेडकर के मुताबिक असली इक्वलिटी तभी आती है जब पिछड़े हुए रनर्स को पहले उसी लाइन तक लाया जाए जहां बाकी सब खड़े हैं। यही वो सोच थी जिसे आगे चलकर इक्विटी कहा गया, यानी सबको एक जैसा नहीं बल्कि जिसको जितनी जरूरत है
उतनी मदद। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प और अक्सर अनसुनी बात है, अम्बेडकर ने ये कभी नहीं कहा कि रिजर्वेशन को हर सीट पर हर जगह लागू कर देना चाहिए। इन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि रिजर्वेशन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, रूल नहीं। इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, अगर किसी एग्जाम या रिक्रूटमेंट में 70% सीटें रिजर्व कर दी जाए और सिर्फ 30% सीट ओपन कंपटीशन के लिए बचे, तो क्या ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से सही होगा? इनका जवाब था नहीं। इसलिए इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन को हमेशा माइनॉरिटी ऑफ सीट्स यानी सीटों के एक छोटे हिस्से तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, ताकि ओपन कंपटीशन का प्रिंसिपल भी बचा रहे। यही सोच आगे चलकर दशकों बाद सुप्रीम कोर्ट के उस मशहूर फैसले की नींव बनी, जिसमें रिजर्वेशन की एक ऊपरी सीमा 50% तय की गई। अब एक और सवाल जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या अम्बेडकर रिजर्वेशन को हमेशा के लिए परमानेंट बनाना चाहते थे? तो इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना अक्सर बताया जाता है। पार्लियामेंट और असेंबलीज में SC ST के लिए जो सीटें रिजर्व होती है, जिसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहा जाता है, उसे शुरू में सिर्फ 10 साल के लिए रखने का प्रपोजल खुद अम्बेडकर ने दिया था। जब असेंबली में कुछ मेंबर्स ने इसे और लंबा करने की बात कही, तो अम्बेडकर ने इसका विरोध किया, क्योंकि इनका तर्क था कि अगर 10 साल बाद भी मदद की जरूरत महसूस हो तो उसका तरीका रिजर्वेशन से अलग कुछ और होना चाहिए, ना कि उसी व्यवस्था को बढ़ाते चले जाना। मगर हकीकत यह है कि आज़ादी के बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इस 10 साल की सीमा को बार बार बढ़ाया गया, अब तक 7 बार। और आज 80 साल बाद भी ये सिस्टम चली आ रही है, जिसे हाल में ही 2020 में 104th अमेंडमेंट के जरिए 2030 तक के लिए और बढ़ा दिया गया। लेकिन नौकरियों और शिक्षा में मिलने वाला रिजर्वेशन आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 15(4) के तहत, इसमें ऐसी कोई तय समय सीमा शुरू से नहीं लिखी गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि अम्बेडकर इसे हमेशा के लिए चाहते थे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहसों से ये साफ झलकता है कि ज़्यादातर मेंबर्स मानते थे कि ये सिस्टम टेम्पररी होना चाहिए, और जैसे जैसे समाज में बराबरी आएगी इसकी जरूरत अपने आप कम होती जाएगी। सवाल ये नहीं था कि कब खत्म होगा, बल्कि सवाल ये था कि समाज कब उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां इसकी जरूरत ना रही। इसके बाद 25 नवंबर 1949 को संविधान बनाने के आखिरी दिनों में अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना सबसे मशहूर स्पीच दिया। इन्होंने कहा कि भारत 26 जनवरी को एक ऐसे जीवन के अंतर्विरोध में दाखिल होने जा रहा है जहां राजनीति में तो हर इंसान को एक व्यक्ति, एक वोट, एक बराबर हक मिलेगा, यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में भारत आज भी एक ऐसे ढांचे में जी रहा है जहां बराबरी का सिद्धांत सिरे से गायब है, यानी सोशल डेमोक्रेसी की कमी। इन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस अंतर विरोध को जल्द से जल्द दूर नहीं किया गया तो जिन लोगों को सामाजिक और आर्थिक बराबरी से वंचित रखा गया है, वो एक दिन उस राजनीतिक ढांचे को ही तोड़ देंगे जिसे इतनी मेहनत से बनाया गया है। और रिजर्वेशन इसी सोशल डेमोक्रेसी को थोड़ा थोड़ा करके हासिल करने की एक कोशिश थी, कोई परमानेंट अधिकार नहीं, बल्कि एक पुल जो भारत को इनइक्वलिटी से इक्वलिटी की तरफ ले जाने के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं आज 2026 में ये पूरी सिस्टम असल में काम कैसे करती है। तो देखिए, आज भारत में रिजर्वेशन को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला स्केड्यूल कास्ट यानी SC, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 15% रिजर्वेशन मिलता है। दूसरा है स्केड्यूल ट्राइब यानी ST, जिन्हें 7.5% रिजर्वेशन मिलता है। तीसरा अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC, जिन्हें 27% रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन एक शर्त के साथ। OBC में एक कॉन्सेप्ट है जिसे क्रीमी लेयर कहा जाता है, यानी अगर किसी OBC परिवार की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक सिचुएशन एक तय सीमा से ऊपर पहुंच जाए तो उस परिवार के बच्चे को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। मकसद ये था कि OBC कैटेगरी के अंदर भी जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, फायदा उन्हीं तक पहुंचे। और चौथा हिस्सा है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो सबसे नया है। 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए उन परिवारों के लिए 10% रिजर्वेशन जोड़ा गया जो SC, ST या OBC किसी कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन जिनका सालाना पारिवारिक आमदनी 8 लाख रुपए से कम है। ये पहली बार था जब भारत में सिर्फ आर्थिक आधार पर जाति को अलग रखकर रिजर्वेशन दिया गया। अब अगर इन चारों को जोड़ दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुल मिलाकर करीब 59.5% सीटें रिजर्व्ड है, यानी बाकी बचे सिर्फ 40.5% सीटों के लिए देश के हर वर्ग के जनरल और रिजर्व दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आपस में ओपन कंपटीशन करते हैं। इसके अलावा दिव्यांग यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के लिए 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। इसे हॉरिजॉन्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर कैटेगरी के अंदर लागू होता है, यानी एक ऐसी कैंडिडेट जो दिव्यांग भी है उससे ऐसी कैटेगरी के अंदर ही डिसेबिलिटी का फायदा मिलता है। ये डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, हर राज्य अपने हिसाब से भी रिजर्वेशन तय कर सकता है और कई राज्यों में ये डाटा इससे भी ज्यादा है। तमिलनाडु में तो टोटल रिजर्वेशन 69% तक पहुंच जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट की तय की गई 50% की सीमा से भी काफी ऊपर है। लेकिन एक
खास कानूनी सुरक्षा 9th शेड्यूल की वजह से ये आज भी लागू है। इसलिए रिजर्वेशन सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं है, ये शिक्षा में भी लागू होता है। आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन से लेकर राज्यों के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों तक, और ये पॉलिटिक्स में भी लागू होता है आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के तहत। लोकसभा और राज्यों की असेंबलीज में एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए सीटें रिजर्व रखी जाती है। इसी तरह पंचायत और नगर निगम जैसे लोकल बॉडीज में भी 1990 के दशक में हुए 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एससी, एसटी और महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई। अब सवाल यह है, इस पूरी सिस्टम ने भारत को असल में बदला कितना? तो ये डाटा खुद बोलता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक स्केड्यूल कास्ट में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 66.1% थी और स्केड्यूल ट्राइब्स में 59%, जबकि पूरे देश की एवरेज लिटरेसी रेट करीब 74% थी। हाँ, फासला अभी भी है, लेकिन ये फासला दशकों पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सिकुड़ चुका है। 1961 में जब देश की अपनी लिटरेसी रेट सिर्फ करीब 28% थी, तब एससी और एसटी कम्युनिटीज़ में लिटरेसी रेट और भी बहुत नीचे थी। यानी बीते 7-8 दशकों में इन कम्युनिटीज़ ने एजुकेशन के मामले में जितनी छलांग लगाई है, वो किसी भी नज़रिए से मामूली नहीं कही जा सकती। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया और उतना ही गहरा सवाल शुरू होता है। अगर रिजर्वेशन ने इतना कुछ बदला, तो आज इसके खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से कई लोग इस सिस्टम को हटाने की मांग कर रहे हैं? तो देखिए, इसकी जड़ में है एक ऐसा भारत जहां नौकरियां कम है और नौकरी मांगने वालों की तादाद हद से ज्यादा। गवर्नमेंट डेटा खुद इस हकीकत को बयां करता है। 2014 से 2022 के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए करीब 22 करोड़ एप्लीकेशन आई, लेकिन अपॉइंटमेंट्स हुई सिर्फ 7.2 लाख। यानी हर एक नौकरी के लिए सैकड़ों दावेदार। यूपीएससी सिविल सर्विस की बात करें तो हर साल करीब 10 से 13 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठते हैं, जबकि सीटें होती है सिर्फ 800 से 1000 के आसपास। यानी एक सीट के लिए 1000 से ज्यादा लोगों की टक्कर। 2025 में राजस्थान में तो हद ही हो गई। सिर्फ 53 लाख चपरासी की पोस्ट के लिए करीब 24 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले यूथ भी शामिल थे। और इसी हालात में जनरल कैटेगरी से आने वाले लाखों स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके सामने सीटें पहले से ही कम है, सिर्फ करीब 40% ओपन कंपटीशन के लिए, और उस 40% के लिए भी उन्हें बाकी सारी कैटेगरी वालों से मुकाबला करना पड़ता है, जबकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के पास अपनी अलग सेफ सीटें पहले से मौजूद है। इसलिए इनका सवाल सीधा है, अगर मेरे पास भी बराबर मेहनत, बराबर तैयारी और कई बार बेहतर स्कोर है, तो सिर्फ मेरे जन्म की वजह से मुझे पीछे क्यों रखा जाए? और इस गुस्से को और हवा देती है आज की एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पर हुए एक हालिया सर्वे के मुताबिक करीब 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कॉलेज खत्म होने तक कोई नौकरी या इंटर्नशिप तक नहीं मिल पाती। लाखों स्टूडेंट्स अपनी जवानी के 5 से 10 साल सिर्फ एक सरकारी नौकरी की तैयारी में झोंक देते हैं। कोचिंग सेंटर्स में किराए के कमरे में, घर से दूर, और अगर सफलता नहीं मिलती तो ना इनके पास सरकारी नौकरी बचती है, ना ही प्राइवेट सेक्टर के लायक कोई और स्किल। इसी वजह से आज कोचिंग हब कहे जाने वाले शहर, जहां लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जाते हैं, वहां मेंटल हेल्थ से जुड़ी चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब सबसे पहले बात करते हैं उन क्रिटिसिज्म की जो आज रिजर्वेशन पर सबसे ज़्यादा उठाई जाती है। पहली और सबसे बड़ी बहस है मेरिट की। जो लोग रिजर्वेशन के खिलाफ है, उनका कहना है कि जब 2 कैंडिडेट्स एक ही एग्जाम में बैठते हैं और जनरल कैटेगरी वालों का स्कोर ज़्यादा होने के बावजूद उसे सीट नहीं मिलती, जबकि कम स्कोर वाला रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट सीट पा लेता है, तो इसे उचित कैसे कहा जाए? इसलिए लोगों का सवाल है कि क्या देश को डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर चुनते वक्त सिर्फ काबिलियत देखनी चाहिए, ना कि जन्म की जाति? दूसरी बड़ी बहस है क्रीमी लेयर की। ओबीसी कैटेगरी में तो क्रीमी लेयर का नियम पहले से है, यानी अगर परिवार आर्थिक रूप से सक्षम हो गया तो अगली पीढ़ी को फायदा नहीं मिलता। लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी में अभी तक ऐसी कोई नियम नहीं है। यही सवाल 2024 में खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठा। जस्टिस बीआर गवई ने, जो खुद दलित कम्युनिटी से आता है, इन्होंने एक अहम सवाल पूछा, अगर कोई एससी या एसटी परिवार का बच्चा आईएएस या आईपीएस अफसर बन जाता है, तो उसके बच्चों को और फिर उनके भी बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन का फायदा क्यों मिलता रहे? क्या ये उन परिवारों के लिए ठीक नहीं है जो आज भी गरीबी और भेदभाव झेल रहे हैं? यही बात सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है जीतन राम मांझी ने भी कही थी। इन्होंने कहा कि दलित समुदाय के अंदर भी सिर्फ 3-4 जातियां हैं जिन्हें आईएएस, आईपीएस और इंजीनियरिंग जैसी नौकरियों का असली फायदा मिल रहा है, जबकि भुवैया, मुसहर, डोम जैसी कई और जातियां आज भी उतनी ही पीछे हैं जितनी दशकों पहले थी। यानी सवाल सिर्फ रिजर्वेशन चाहिए या नहीं का नहीं है, बल्कि ये भी है कि जो रिजर्वेशन है वो सही हाथों तक पहुंच भी रहा है या नहीं। तीसरी क्रिटिसिज्म है वोट बैंक पॉलिटिक्स की। बहुत से क्रिटिक्स का मानना है कि चुनाव के वक्त नेता जातियों को अपनी वोट की तरह देखते हैं
और उसी हिसाब से रिजर्वेशन से जुड़े ऐलान करते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जिसे 2019 के जनरल इलेक्शन से ठीक पहले लाया गया, तो इसको लेकर क्रिटिक्स का कहना है कि इससे रिजर्वेशन एक सामाजिक न्याय की नीति कम और एक राजनीतिक हथियार ज़्यादा बन गया है। अब सुनते हैं दूसरे साइड की बात, वो लोग जो मानते हैं कि रिजर्वेशन आज भी उतना ही जरूरी है। इनका पहला तर्क है जातिगत भेदभाव आज भी खत्म नहीं हुआ। भले ही कानून की नज़र में सब बराबर है, लेकिन हकीकत में गाँव और छोटे शहरों में आज भी बहुत जगहों पर जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है, चाहे वो शादी ब्याह हो, मंदिर में हो या रोजमर्रा की जिंदगी में। 2011 की जनगणना बताती है कि एससी और एसटी समुदायों की लिटरेसी रेट आज भी देश की एवरेज लिटरेसी रेट से करीब 8 से 15% कम है, यानी बराबरी अभी पूरी नहीं हुई है। अब वो सवाल जो शायद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अगर कल को रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ सबसे पहले एक बात समझनी जरूरी है, रिजर्वेशन कोई सादा सरकारी आदेश नहीं है जिसे एक कलम से रद्द किया जा सके। ये सीधे भारत के संविधान में लिखा है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 46, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 जैसे प्रोविजन में। इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा और कई मामलों में आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी भी। इतना ही नहीं, 1973 के एक ऐतिहासिक फैसले केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का एक मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे कोई भी सरकार चाहे कितना भी बहुमत क्यों ना हो बदल नहीं सकता, और सामाजिक न्याय, बराबरी जैसे सिद्धांत इसी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माने जाते हैं। यानी रिजर्वेशन को पूरी तरह खत्म करना सिर्फ एक नीतिगत फैसला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कानूनी और संवैधानिक लड़ाई होगी। तो फिर क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या रिजर्वेशन को पूरी तरह हटाने की बजाय इसे सुधारा जा सकता है? बहुत से जानकार यही सुझाव देते हैं। पहला सुझाव है क्रीमी लेयर के नियम को और मजबूत बनाना और इसे एससी और एसटी पर भी लागू करना, ताकि फायदा सच में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके, ना कि उन्हीं 2-4 पीढ़ियों तक जो पहले से आगे निकल चुकी है। दूसरा सुझाव बेसिक एजुकेशन को मजबूत करना। अगर गांव और शहर के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का लेवल सच में सुधारा जाए तो बैकवर्ड कम्युनिटीज के बच्चे बिना रिजर्वेशन के भी बराबरी से मुकाबला कर पाएंगे। और तीसरा सुझाव है फाइनेंशियल हेल्प, जैसी मुफ्त कोचिंग और स्कॉलरशिप, ताकि सिर्फ सीट रिजर्व करना ही काफ़ी ना हो बल्कि तैयारी में भी बराबरी मिले। तो अब इस पूरी कहानी के आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। रिजर्वेशन सिर्फ नौकरी या कॉलेज की सीट की लड़ाई नहीं है, ये भारत के इतिहास से जुड़ा सवाल है, ये भारत के समाज से जुड़ा सवाल है, ये भारत के संविधान से जुड़ा सवाल है और ये भारत के भविष्य से जुड़ा सवाल है। कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय मानते हैं, उस न्याय की शुरुआत जो सदियों पहले मिलनी चाहिए थी। कुछ लोग इसे मेरिट के खिलाफ मानते हैं, एक ऐसी दीवार जो उनकी मेहनत के आगे खड़ी है। लेकिन शायद असली सवाल ये है कि अब भारत कभी ऐसा सिस्टम बना पाएगा जहां सामाजिक न्याय भी बचा रहे, समान अवसर भी मिले और मेरिट की भी कदर हो, तीनों एक साथ एक ही सफर में। तो ये था पूरा वीडियो, बाकी यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।